हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। देखिए, कंपनी एक सेपरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग, उस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग, इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सारी डीलिंग गवर्न होती है कंपनीज एक्ट से। लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी को भी अपनी अकाउंटिंग करनी है और उस अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम सीख भी चुके हैं, क्योंकि हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हमने इशू ऑफ शेयर देखा, इशू ऑफ डिवेंचर्स देखा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स देखा, बायबैक देखा, बोनस देखा, अंडर राइटिंग की कंप्यूटेशन, उसकी जर्नल एंट्रीज देखी। तो जो यूनिक है एक कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज में, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उससे जो अकाउंटिंग में डिफरेंसेस आते हैं वो हमने चैप्टर बाय चैप्टर पढ़े। एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मल से मेरा मतलब है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जिस तरीके से अकाउंटिंग होती है, वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन एंटर किए जाते हैं वो सब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में वी आर जस्ट एडिंग अप ऑन व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट आर द डिफरेंट नुएंसेस ऑफ बीइंग अ कॉर्पोरेट, दैट इज बीइंग अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अकाउंटिंग प्रोसेस जो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन पे ख़त्म होता है, वहाँ पे जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पार्ट है उधर बनाने पड़ते हैं हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जर्नल बनाया जाएगा, लेजर बनाया जाएगा। जैसे कोई सोल प्रोप्राइटर अपनी जर्नल एंट्रीज पास करता है, वैसे ही कंपनी भी अपनी जर्नल एंट्रीज पास करेगी, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेगी, और उसके बाद इस कंपनी को बनाने पड़ेंगे अपने फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि इन्हें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं तो अकाउंटिंग जो है, जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है, जो अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज नहीं हो रही दोस्तों। अकाउंटिंग इज स्टिल द सेम। अकाउंटिंग क्या होती है? वही रियल, पर्सनल, नॉमिनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से गवर्न होती है। एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, इनकम होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में क्या चेंज होगा? चेंज होगा उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट, यानी कि प्रेजेंटेशन पार्ट जो है वो एक सोल प्रोप्राइटर की तरह ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। वो दिखेगा आपको अलग फॉर्मेट्स में, यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट में। और जो उनके फॉर्मेट्स होंगे वो अलग होंगे फ्रॉम द कन्वेंशनल फाइनल अकाउंट्स दैट वी आर यूज टू सी एंड प्रिपेयर एंड नो वेरी वेल। जैसे फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन सोल प्रोप्राइटरशिप के किए थे, वहाँ पे एडजस्टमेंट आते थे, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट्स आएंगे। उन एडजस्टमेंट्स के मल्टीपल इफेक्ट देने हैं हमें, वही कंसेप्ट चलेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आने वाली चीज़ डेफिनेटली दो जगह जाएगी, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग अभी तक नहीं हुई है। यानी उसके दो इम्पैक्ट जाएंगे, एक डेबिट वाला, एक क्रेडिट वाला। मोस्टली इम्पैक्ट जो जाता है बैलेंस शीट एंड पीएनएल। यहाँ पर भी वैसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, वहाँ पे बैलेंसेस होंगे, उनको यूज़ करके हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। द अकाउंटिंग डज नॉट चेंज, द अकाउंटिंग इज स्टिल द सेम। व्हाट इज चेंजिंग इज ओनली द प्रेजेंटेशन। तो हमें सीखना क्या है? हमें सीखना क्या है? देखिए, चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए, और एब्सोल्यूट परफेक्शन से सारी डिटेल को इनकॉर्पोरेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, जो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो डिटेल्स देनी पड़ती हैं एज पर दी शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट, वो तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब एब्सोल्यूट परफेक्शन से बनाना, मीनिंग गिविंग ऑल वुड मीन डिवोटिंग टू मच टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। बट क्वेश्चन फिर भी पूछा जाता है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 12 मार्क की वर्थ जितना ही टाइम दिया जा सकता है दोस्तों, राइट? उससे ज़्यादा हम टाइम नहीं दे सकते। वी हैव टू complete this question in like 20 to 22 minutes if it comes in examination, and if you are choosing to solve this question as an option, right? तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है दोस्तों? सॉल्व करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, वैसे ही जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की बनती थी। सिर्फ प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ा स्पेसिफिक रखना है, वो जैसा इस फॉर्मेट में कहा गया है वही प्रेजेंटेशन रखना है।
अकाउंटिंग वाइज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो मुझे सिखाना है, कोई जर्नल एंट्री, कोई आइटम नहीं है जिसके बारे में मुझे आपको डिटेल देनी है। आप सब पहले से समझते हैं, वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट मेनी अ टाइम्स। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैलेंस शीट कई दफ़ा देखी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते वक्त इनकम स्टेटमेंट भी देखी। पर यहाँ पे मुद्दा यह है कि अगर ये क्वेश्चन हमें करेक्ट करना है या अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में, तो हमें फॉर्मेट तो लर्न करने पड़ेंगे। जितना दिख रहा है ये पूरा फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने का सिस्टम दोस्तों यही है कि ये फॉर्मेट आ जाएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के आइटम्स हमें जो क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस दे रखा है वहाँ से उठाने हैं, वहाँ से फिगर्स यहाँ प्लेस करने हैं, और जो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ऑफकोर्स उनका एडजस्टमेंट करना है। और एडजस्टमेंट्स का ज़्यादा कुछ मायने नहीं है, एडजस्टमेंट के मायने ये है कि वो एक की जगह दो प्लेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड, प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बिड डेट्स का एडजस्टमेंट, डिविडेंड का एडजस्टमेंट, इस तरह के एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेंगे जो हमें हमारी बेसिक अकाउंटिंग स्किल्स लगा के इंटरप्रेट करने हैं, उनका इम्पैक्ट देखना है और फिर दो जगह लिखना है, राइट। सो ये मैंने आपको एक तरीके से बेसिक बता दिया चैप्टर का। तो चैप्टर को समराइज करता हूँ, क्या है, फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, बस सिंपल है, प्रेजेंटेशन ऐसी देनी है और कुछ भी नया नहीं है चैप्टर में। सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ, लेंदी ज़रूर है चैप्टर, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर एक्चुअली ईजी है, बस बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं, फॉर्मेट बहुत बड़ा लर्न करना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा सा अलार्म हो जाते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं चैप्टर से। बाकी डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली ईजी चैप्टर है कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स। दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट वन। ऑल वी नीड टू डू इज़ प्रेजेंट दी फाइनल अकाउंट्स इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आता है तो फॉर्मेट लर्न करने के बाद तो चैप्टर में कुछ लगेगा ही नहीं आपको कि कुछ अलग कर रहे हैं हम, राइट। आई एम स्टार्टिंग विद द फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए दोस्तों, कंपनीज एक्ट के अंदर एक शेड्यूल है, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जहाँ पर हमें फॉर्मेट्स दे रखे हैं और हर कंपनी को यही फॉर्मेट्स को यूज़ करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसको गवर्न करते हैं। आप जब मॉड्यूल खोलेंगे तो 2-3 पेजेस तक वही चलेगा, बट दैट इज़ थ्योरेटिकल एंड लीगल कंसर्न्स। आपने शायद इसको अपने कंपनी लॉ या कहीं पढ़ा भी होगा, नहीं तो गिव देम अ रीड वंस इन अ वाइल, जब भी आपको समय मिले। उसमें कुछ छोटे मोटे नुएंसेस हैं, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे उनका कुछ ज़्यादा इफेक्ट आने वाला नहीं है, ठीक है। बेसिक्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल अमोर्टाइजेशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती है। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में जो एक्चुअल ट्रू डिफरेंस है वो ऑपरेटिंग साइकिल की वजह से आता है। नॉन करंट एसेट्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनका कैश में रियलाइजेशन एक बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होगा। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल बिजनेस का वो होता है दैट इज़ जब कंपनी ने कैश एम्प्लॉय किया ऑपरेशंस में, एंड दैट देन इट गेट्स कन्वर्टेड बैक टू कैश। मीनिंग हमारे पास कैश था, हमने ऑपरेशंस में लगाया, रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर वो प्रोसेस में गया तो वर्क इन प्रोसेस बना, फिर उसके बाद वो फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स के बाद सेल हुई, डेटर्स बने और डेटर्स से फिर से कैश रियलाइज़ हुआ। इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर अगर वो कैश रियलाइज़ हो जाएगा तो वो एसेट करंट एसेट कहा जाएगा, बट उसके बियॉन्ड होगा तो वो नॉन करंट एसेट्स कहा जाएगा। कौन सा आइटम किधर प्लेस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए, या आपने पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। फॉर्मेट वहाँ पे उतना स्ट्रिक्टली लर्न नहीं किया होगा, तो यहाँ पे फॉर्मेट ज़रूर से लर्न करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये एक्चुअली बनाना है क्वेश्चन के अंदर। शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में दे रखा है हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L, और पार्ट 2 के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमें दे रखी है बैलेंस शीट, और पार्ट 2 के अंदर दे रखा है हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमें प्रिपेयर करना है, शेड्यूल 3, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट समझते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल की बनती है, सो एंड सो। यहाँ पर फॉर्मेट जो चलेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल नहीं रहेगा। तो पर्टिकुलर्स, नोट्स टू द अकाउंट, सारी डिटेल जो है वो नोट्स में दी जाएगी। करंट पीरियड के पीरियड भी आए, करंट रिपोर्टिंग पीरियड के फिगर्स तो आएंगे ही, और प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी आएंगे। यहाँ पर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों दिया जाएगा ताकि कंपैरेटिव स्टडी कर सके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ़ दे वांट टू।
एंड ऑफ कोर्स दे वांट टू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम समझ चुके हैं रेशो भी पढ़ते हुए कि एक और कुछ भी नहीं, सेल्स है, यहाँ पे सेल्स का फिगर आता है। अदर इनकम कोई भी दूसरी इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे अदर इनकम में आ जाएगा। इससे पता पड़ जाएगा हमें टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में से हमें एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करने हैं। दोस्तों ये मेजर हेडिंग्स भी चलती जा रही है। 1 वॉज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2 वॉज अदर इनकम, 3 वॉज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से हमें एडजस्ट करने हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। नाउ द कंपनी कैन बी ईदर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और अ ट्रेडिंग कंपनी और अ सर्विस कंपनी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज, और अदर इनकम कुछ हो सकती है उस बिजनेस की तो वो भी आ जाएगी। फिर वहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा, ट्रेडिंग के अंदर भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा, बट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका पता पड़ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रेडिंग भी करते हैं तो आप कुछ बने बनाए गुड्स भी परचेज करते होंगे, तो वो आप लिख देंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड आ जाएगा। चेंजेस इन इन्वेंट्री से हमारा सिंपल सा मतलब है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दोस्तों अगर ओपनिंग स्टॉक बड़ा होगा तो ये फिगर पॉजिटिव आएगा, तो एक्सपेंसेस के अंदर ये एडअप हो जाएगा, फाइनल प्रॉफिट को कम कर देगा। क्लोजिंग स्टॉक बड़ा होगा तो ये फिगर्स नेगेटिव में आ जाएगा, एक्सपेंसेस को कम कर देगा, प्रॉफिट को बढ़ा देगा। चेंजेस इन इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री सिर्फ अकेली फिनिश गुड्स नहीं होती, उसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस भी आ सकता है, स्टॉक इन ट्रेड भी आ सकता है और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी आ सकती है। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट दोस्तों कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हो चुका है। वहाँ पे मैं सिर्फ कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो वो निकलेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, राइट। इसके बाद आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अगर कुछ हैं तो, राइट, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर सैलरीज अगर कुछ दी है हमने, वेजेस, ग्रेचुटी, पेंशन, बोनस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब इधर आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट इज बेसिकली द इंटरेस्ट कॉस्ट दैट इज बीन पेड ऑन फंड्स बोरोड लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रीसिएशन टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू में डिमिनिशमेंट ड्यू टू यूज एंड एक्सेट्रा, एंड अमोर्टाइजेशन इज इंटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन ड्यू टू टाइम। और उसके बाद कुछ अदर एक्सपेंसेस होंगे तो वो आ जाएंगे, कोई भी ऊपर एक्सपेंस नहीं आया, अदर एक्सपेंसेस इधर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। यहाँ पर अभी मैंने कुछ ऐसे आइटम्स जो बहुत ही एक्सेप्शनल इन नेचर हैं, जो किसी भी बिजनेस में कैजुअली भी नहीं होते हैं, उनका एडजस्टमेंट मैं अलग से करूंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो मेरे बिजनेस में नॉर्मली नहीं होते हैं पर इस साल हो गए, जैसे फायर हो सकती है, लॉस बाय स्ट्राइक हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, तो वो सेपरेट डिस्क्लोजर देंगे। सिंपल सा मीनिंग है उनका सेपरेट डिस्क्लोजर देने का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता चल जाए कि आग लग गई इसलिए प्रॉफिट ये आया। मैंने एक बार प्रॉफिट निकाला बिना लॉस बाय फायर का इम्पैक्ट दिए, तो लोगों को पता चल जाएगा कि अगर आग नहीं लगती तो बिजनेस में ये प्रॉफिट होता। तो नॉर्मली ये कैपेबिलिटी है इस बिजनेस की, यहाँ से इसे फेयरली जज करना चाहिए। अगर फ्यूचर प्रेडिक्शंस आप कर रहे हैं या एनालिसिस आप कर रहे हैं तो फायर हो गई उसकी वजह से प्रॉफिट में इतना चेंज आ गया, तो सेपरेट डिस्क्लोजर आता है, वो ऊपर किसी दूसरे एक्सपेंस के अंदर क्लब नहीं होगा। तो एक्सेप्शनल आइटम्स का सबसे पहले एडजस्टमेंट होगा तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का एडजस्टमेंट होगा तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से दो एडजस्टमेंट करेंगे, करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स। यू नो व्हाट करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स इज, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं। इनकम टैक्स एक्ट की वजह से जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है और कंपनीज एक्ट के अंदर जो आपकी इनकम होती है उस पर जो टैक्स बनता है उसके बीच में जो डिफरेंस है, सिंपली बीइंग अगर अभी मैंने कोई ज़्यादा टैक्स पे किया है जो फ्यूचर में मेरी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर देगा एंड आई एम सर्टन, तो डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो जाते हैं, तो उसका एडजस्टमेंट इधर आ जाएगा। और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जब मैंने अभी कम टैक्स पे किया है बट फ्यूचर में मेरी टैक्स लाइबिलिटी पक्का बढ़ जाएगी, तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, तो वो डिफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट इधर आएगा।
फिर उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ऐसे बिजनेस ऑपरेशन जिसे हमने कंटिन्यू किया है। फिर अगर कोई बिजनेस हमारा कोई सेगमेंट है जिसे हमने डिसकंटिन्यू किया है तो उसका प्रॉफिट अलग से ऐड करना है। अगेन द रिक्वायरमेंट of adding it separately is simply because the users of the financial statement clearly know कि ये जो कंटिन्यूड ऑपरेशन से जो प्रॉफिट हो रहा है ये फ्यूचर में नहीं होने वाला है, और अगर लॉस हो रहा है तो भी ये आगे फेस नहीं करना पड़ेगा। टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी सेपरेटली दिखाया जाएगा। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स हमें मिल जाएगा, उसमें फिर हमें अर्निंग पर शेयर निकाल लेनी है, बेसिक एंड डाइल्यूटेड। प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट जो है, डिविडेंड का एडजस्टमेंट जो है दोस्तों, अगर कोई इंटरिम डिविडेंड वगैरह पेड है तो वो लास्ट में प्रॉफिट जो हमारा निकलेगा उसमें से सबट्रैक्ट करके हम दिखा देंगे। बट प्रपोज डिविडेंड अब प्रोविजन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, वो एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, उसे नोट्स टू दी अकाउंट्स में दिखाया जाता है। मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस में उसका एडजस्टमेंट यहाँ हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हम नहीं करने वाले हैं, हम वहीं रुक जाएंगे। प्रपोज डिविडेंड को मैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं दिखाने वाला हूँ बिकॉज दैट इज़ नॉट प्रॉपर एज पर दी न्यू एडजस्टमेंट्स दैट आर सपोज टू बी डन एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंपनीज एक्ट। इसके बाद हमें जो बनाना है, ये था हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L पहले लेने का सिंपल सा रीज़न ये था क्योंकि नॉर्मली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाएंगी तो बैलेंस शीट ऊपर प्लेस की जाएगी, पर हम जब सॉल्व करेंगे तब हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी यूज्ड टू डू व्हेन वी वर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स फाइनल अकाउंट। इसके बाद हमें बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने थोड़ा और बेटर वे में सीखा है, समझा है, देखा भी है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस के अंदर हमें ये बैलेंस शीट मिली है और कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में से कई बार पढ़ा भी है। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट दे रखा है, नेम ऑफ कंपनी लिख देना है, बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट आ जाएगा। पर्टिकुलर्स, नोट्स टू दी अकाउंट, अगेन करंट ईयर के रिपोर्टिंग पीरियड के फिगर्स और प्रीवियस ईयर के भी फिगर्स। दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, ये दो पार्ट हो गए। इसके बाद मेजर हेडिंग्स आएंगी, मेजर हेडिंग्स के बाद सब हेडिंग्स आएंगी और सब हेडिंग्स के बाद आइटम्स आएंगे उनके अंदर। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर आ जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर हमने बहुत डिटेल में देखा है जब हमने प्रिपेयर की थी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सीखी थी हमने शेयर्स की। रिजर्व एंड सरप्लस, फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, कंपनी ने कुछ वारंट्स इशू किए हैं लोगों को, उन वारंट्स के अगेंस्ट ये शेयर होल्डर्स फ्यूचर में किसी इशू में शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मोर और लेस ये वारंट के बदले शेयर कैपिटल ही कन्वर्ट होगी। इसलिए आज से ही इनको, जिस दिन मैंने इशू किया है उसी दिन से इसे शेयर होल्डर्स फंड का मैं हिस्सा मानता हूँ। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज सिंपली कंपनी ने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन वाली जर्नल एंट्री पास कर दी और उसके बाद एप्लीकेशन का पोर्शन होना बाकी है, तो वो यहाँ पे एक सेपरेट हेडिंग में आ जाएगी, इसके अंदर एक ही आइटम आता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाएगी, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ जाएंगी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, ऐसी लाइबिलिटीज़ जो लंबे समय के लिए हैं। दूसरी लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएंगे, इसके अंदर यूजुअली रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाले प्रोविजन आते हैं। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज़, उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टैंजिबल के नीचे इनटैंजिबल। यहाँ पे टैंजिबल एसेट्स में डिप्रीसिएशन भी एडजस्ट हो जाएगा, इनटैंजिबल एसेट्स में से अमोर्टाइजेशन अगर कुछ है तो वो माइनस हो जाएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, कोई कैपिटल प्रोजेक्ट है यानी कोई एसेट है या कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है वो इधर आ जाएगा। कोई इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो वो भी इधर आ जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट आ जाएंगे, ये वो अमाउंट है जो फ्यूचर में मुझे कम पे करना पड़ेगा टैक्स में, क्योंकि किसी करंट ईयर में, किसी पास्ट ईयर में मैंने टैक्स एक्स्ट्रा पे किया था, विच वुड इंटेल इन लेसर टैक्स टू बी पेड बाय मी इन फ्यूचर, तो उसका एक एसेट क्रिएट होकर इधर आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएंगे दोस्तों, जो हमने दे रखे हैं लोगों को। अदर नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे जो ऊपर किसी कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं होता। करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर डेटर्स को दो पार्ट में क्लासीफाई करके बताएंगे, 6 महीने से ज़्यादा और 6 महीने के अंदर अंदर पैसे देने वाले, और साथ ही प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अगर कुछ है तो इधर सबट्रैक्ट कर देंगे। ये फॉर्मेट्स लर्न होने चाहिए दोस्तों, ये फॉर्मेट्स लर्न करने के बाद ही आप क्वेश्चंस के वीडियो देखिएगा, अदरवाइज आप उन पे मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे देयर इज़ नो पॉइंट ऑन
जंपिंग टू द क्वेश्चन अनटिल अनलेस यू आर वेल वर्स्ड विद द फॉर्मेट। आप ऐसा सोच के मत करना कि क्वेश्चन देखते देखते लर्न हो जाएंगे, पहले इनको एक बार लर्न कर लो, समझ लो, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत कन्वीनियंट हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्विंग में इससे रिलेटेड वो यही आती है कि लेंदी क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है, जगह जगह लिखना है, फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है, प्रॉपरली प्लेस करनी है फिगर्स, एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है, वहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती हैं, रीट्रैकिंग मुश्किल रहती है। फिर आप अगर किसी आइटम को देख के ये सोचने बैठ गए कि ये किधर आता है, कहाँ आता है, तो तकलीफ आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम फॉर्मेट्स को ज़रूर रेफ़र करेंगे, उसका इशू मत लीजिए, बट आपको फॉर्मेट फिर भी पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। उसके बाद एक बार इसको पढ़िए, लर्न करने की कोशिश करिए, समझ में आ जाए, बेसिक आइडिया लग जाए कि कौन सी चीज़ किधर आती है, फॉर्मेट एक बार दिमाग में आ जाए कि कोई कहे तो हम बना सके, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। क्वेश्चन में आने वाले आइटम्स आपको ज़रूर इंक्लाइन करेंगे, हिंट देंगे कि वो किस हेडिंग किस जगह पोस्ट किया जाएगा, बट एक बार पढ़ा हुआ होगा तो ही वो आपको आइडिया लगेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 फ्रॉम योर मॉड्यूल। सो टिल देन बाय, हैव फन, कीप लर्निंग।